नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज हम बिहार स्पेशल पीडब्ल्यू का मंथली मैगजीन समझते हुए रिवीजन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि फरवरी मंथ में बिहार में क्या क्या विकास हुआ और कौन सी घटनाएं हुई और कौन सी योजनाएं लागू हुई इत्यादि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है बिहार विशेष, जिसमें हम लोग बिहार विधानसभा का 105वां स्थापना दिवस कब हुआ था इसके बारे में जानेंगे। तो बिहार विधानसभा ने 1 फरवरी 2016 को पटना में अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। कब मनाया? 7 फरवरी 2016 को पटना में अपना 105वां स्थापना दिवस मनाया। मुख्य बिंदु क्या था इसका? तो मुख्य बिंदु था इसका प्रांतीय विधान परिषद की पहली बैठक 7 फरवरी 1921 को वर्तमान विधानसभा भवन के सभागार में आयोजित हुई थी। स्थापना दिवस के अवसर पर समारोह का आयोजन विधानसभा के सेंट्रल हॉल में किया गया था और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला थे। 105वां जो विधानसभा का स्थापना दिवस मनाया गया था, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? एग्जाम में आएगा तो हम क्या बताएंगे? लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला। उन्होंने सशक्त विधायक सशक्त लोकतंत्र विषय पर विधायकों को संबोधित किया। उन्होंने बिहार विधानसभा में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन भी किया, जिसका उद्देश्य विधान प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा एक यूनाइटेड कंप्लायंट सॉफ्टवेयर है, जो कि प्रश्न सूची, कार्यसूची, रिपोर्ट और आदि जैसे विभिन्न दस्तावेजों तक द्विभाषी में आसान पहुंच प्रदान करता है। जो नेवा है, यह एक एप्लीकेशन वन नेशन वन एप्लीकेशन के सिद्धांत को आगे बढ़ाता है और जिसका उद्देश्य है क्लाउड फर्स्ट, मोबाइल फर्स्ट दृष्टिकोण के माध्यम से सदस्यों की प्राथमिकता देना। ठीक है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत यह एक मिशन मोड परियोजना है, जिसका लक्ष्य सभी विधानसभाओं को एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ला करके पेपरलेस सक्षम नागरिक केंद्रित विधायी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना है। यह क्या है? नेवा, जो यह एक परियोजना पेपरलेस विधायी कार्य को सक्षम बनाती है तथा इसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 100% केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा है हमारा केंद्रीय बजट, जो 2026 से 27 में बिहार पर विशेष फोकस। तो इसमें जो क्या था, क्या क्या जो योजनाएं हुई थी, लागू की गई थी। तो केंद्रीय बजट 2026 से 27 में बिहार के लिए अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और शहरी विकास और MSME पहलों के माध्यम से दीर्घ संरचनात्मक समर्थन का उल्लेख किया गया है। बजट घोषणाओं के अनुसार बिहार को कुल 1,62,142 करोड़ का प्रावधान प्राप्त होगा, जिसमें से 1,51,831 करोड़ केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के रूप में प्राप्त होंगे। इसका प्रमुख बिंदु क्या था केंद्रीय बजट 2026 का? तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु था गंगा कॉरिडोर। इसमें क्या था? अंतर्देशीय जलमार्गों और लॉजिस्टिक सुधारों से गंगा नदी कॉरिडोर के माध्यम से बिहार को लाभ होगा, जिससे कि कोलकाता पोर्ट तक कम लागत वाला परिवहन संभव होगा तथा व्यापार, निर्यात और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इसका लाभ था सस्ता नदी आधारित माल परिवहन औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करेगा, निर्यात बढ़ाएगा और बिहार की आर्थिक संभावनाओं में सुधार करेगा। पटना में शिप रिपेयर हब। तो नदी परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए पटना में जहाज मरम्मत और रखरखाव इकोसिस्टम की स्थापना की जाएगी। इस पहल से पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने की संभावना है। इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है गंगा के किनारे स्थित जिलों पटना, भोजपुर, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर में स्थानीय औद्योगिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी। वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर, यानी कि बजट के घोषित 7 नए उच्च गति रेल कॉरिडोर में वाराणसी सिलीगुड़ी मार्ग भी शामिल है, जो बिहार से होकर के गुजरेगा।
तीसरा है हमारा कि वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, इसमें क्या क्या लागू किया गया बिहार में। तो बजट में जो घोषित 7 नए उच्च गति रेल कॉरिडोर में वाराणसी सिलीगुड़ी मार्ग भी शामिल किए गए, जो कि बिहार से होकर के ही गुजरेगा और इससे बक्सर, आरा, पटना और किशनगंज जैसे जो ज़िले हैं उनकी कनेक्टिविटी में सुधार होगा। उत्तर पूर्वी राज्य का तक जो है पहुँच सुदृढ़ होगी तथा वाराणसी की यात्रा अवधि कम होगी। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि उत्तर पूर्वी राज्यों से तीव्र कनेक्टिविटी स्थापित होगी और वाराणसी तक यात्रा समय कम होने से श्रमिकों और छात्रों को भी लाभ मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सिटी इकोनॉमिक रीजन। इसमें क्या क्या बोला गया? तो बजट में टियर 2 और टियर 3 शहरों की सिटी को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। CER योजना के अंतर्गत बिहार के 8 शहरों पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर सहित को अगले 5 वर्षों में शहरी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास हेतु 5,000 करोड़ तक की सहायता राशि मिलेगी, जिससे कि रोजगार सृजन होगा और पलायन की भी कमी होगी। यानी कि क्या क्या इसमें सिटी इकोनॉमिक रीजन में क्या बोला गया है? तो इसमें बताया गया है कि जो बजट में टियर 2 और टियर 3 का जो शहर को सिटी इकोनॉमिक रीजन के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया और जो CER है, जो कि CER मतलब कि सिटी इकोनॉमिक रीजन, इस योजना के अंतर्गत बिहार के जो 8 शहर हैं पटना, गया और भागलपुर और मुजफ्फरपुर, इनको अगले 5 वर्षों में क्या किया जाएगा? शहरी, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के विकास के हेतु 5,000 करोड़ तक की राशि मिलेगी, जिससे कि रोजगार का सृजन होगा और बिहार के लोगों को पलायन में कमी आएगी। ठीक है, और इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में आवास, परिवहन, औद्योगिक क्षेत्रों और सेवाओं का विस्तार होगा, जिससे कि अन्य राज्यों की ओर पलायन घटेगा। इसका लाभ क्या है सिटी इकोनॉमिक रीजन का? तो इसका लाभ है कि जो पटना है, गया है, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में क्या होगा? परिवहन, आवास, औद्योगिक क्षेत्रों और सेवाओं का विस्तार होगा। ठीक है, जिससे कि अन्य राज्यों की ओर जो बिहार के लोग जाने के लिए कम सोचेंगे। ठीक है, अब हमारा है कर अपवर्तन। इसमें क्या है? टैक्स डिवोल्यूशन, यानी कि 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत जो 41% कर साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को 1.40 लाख करोड़ प्राप्त होंगे और यह राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और निर्माण और ग्रामीण विकास में उपयोग की जाएगी। कर अपवर्तन का मतलब क्या? इससे क्या मतलब है? मतलब कि जो 16वें वित्त आयोग के अंतर्गत 41% कर साझेदारी के हिस्से के रूप में वित्त वर्ष 2026-27 में बिहार को 1.40 लाख करोड़ जो प्राप्त किए जाएंगे, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया है? तो वो किस चीज़ के लिए दिए जाएंगे? तो यह राशि शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सड़क के निर्माण के लिए और ग्रामीण विकास में उपयोग के लिए दिए जाएंगे। और इसका लाभ क्या है इसका? तो कर राजस्व वाले राज्य बिहार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और ग्रामीण विकास के वित्त पोषण हेतु यह सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण है। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष निधि बुनियादी और संरचना के सुधार हेतु पंचायत और नगर निकायों को सीधे धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। इन निधियों का उपयोग जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और जल निकासी परियोजनाएं में किया जाएगा। पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रत्यक्ष निधि क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें जो है अवसंरचना के सुधार के लिए पंचायत और नगर निगम निकाय जो है उनको सीधे धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी और इस निधियों का उपयोग किस चीज़ के लिए होगा? तो जल आपूर्ति के लिए, जल की पूर्ति करवाने के लिए, स्वच्छता के लिए और सड़क के लिए, लाइटिंग, स्ट्रीट लाइटिंग की जो सड़क पे क्या होगा? लाइटिंग करवाई जाए, सड़क पे जो स्ट्रीट लाइटिंग कराई जाएगी और जल निकासी परियोजना में भी किया जाएगा। ठीक है, इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है स्थानीय निकायों को जलापूर्ति, स्वच्छता, सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए प्रत्यक्ष संसाधन मिलेंगे। ठीक है,
एमएसएमई समर्थन। एमएसएमई समर्थन के लिए क्या है, यह 10 करोड़ का जो ग्रोथ फंड घोषित किया गया एमएसएमई के तहत, और जो छोटे व्यवसायों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने हेतु TREDS प्लेटफॉर्म को अनिवार्य किया गया है। जो छोटे छोटे व्यवसाय हैं उनको भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपलब्ध कराया गया, TREDS प्लेटफॉर्म। लाभ क्या है इसका एमएसएमई का, तो इसका लाभ है जो एक बिहार के लघु उद्योगों को कम बजट दर पर, इनको बिहार के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको बहुत ही कम ब्याज दर पे क्या होगा, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता कराई जाएगी, और जिससे कि विस्तार, रोजगार सृजन और पलायनों में कमी आएगी। ठीक है, अब है हमारा ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास पे फोकस, यानी कि ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास पे क्या क्या फोकस किया, किस लिए क्या क्या फोकस किया गया, तो कॉरपोरेट मित्र जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कि स्थानीय नौकरियां और युवाओं की रोजगार योग्यता में सुधार होगा। लाभ क्या है इसका, ग्रामीण रोजगार और कौशल विकास पर फोकस का लाभ क्या है, तो इसका लाभ है कि बिहार का जो अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करती है, ऐसे में स्थानीय रोजगार अवसर और कौशल प्रशिक्षण से ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा। ठीक है, बिहार बजट 2026 से 27। बिहार के जो वित्त मंत्री हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार के वित्त मंत्री कौन है, एग्जाम में पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसके वित्त मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं 3 फरवरी 2026 को, और राज्य बजट 2026-27 प्रस्तुत किया। ठीक है, बिहार सरकार ने 3,47,589 करोड़ का बजट पेश किया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 30,694.74 करोड़ अधिक है। ठीक है, यानी कि जो पहले किया गया था उससे कितना अधिक है, 30,694.74 करोड़ अधिक है। वित्त मंत्री जो वर्ष 2026-27 के लिए बिहार की आर्थिक वृद्धि दर 14.9% अनुमानित की गई है। ठीक है, कितना अनुमानित की गई है 2026-27 के लिए बिहार की आर्थिक वृद्धि, तो 14.9% अनुमानित की गई है। वित्त मंत्री ने मात्र 12 मिनट में अपना बजट भाषण समाप्त कर दिया था। वित्त मंत्री ने कितना मिनट में अपना बजट समाप्त कर दिया था, बजट भाषण, तो 12 मिनट में। ठीक है, 5 प्रमुख घोषणाएं कौन कौन सी है, तो जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना अंतर्गत राज्य सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 रुपये देगी। कितने हजार रुपये देगी किसानों को प्रतिवर्ष, तो 3,000 रुपये। रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु निजी निवेश में 50 लाख करोड़ के लक्ष्य का निर्धारण किया गया। ठीक है, और प्रत्येक प्रखंड में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज की स्थापना तथा एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा, इसका भी बजट रखा गया। ठीक है, और 5 नए एक्सप्रेसवे का निर्माण तथा सभी एकल लेन शहर सड़कों को 2 लेन में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि जो एकल लेन शहरी सड़क हैं उनको 2 लेन में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, सभी डीजल चालित बसों को CNG और इलेक्ट्रिक बसों में बदला जाएगा, यानी कि जितनी सारी डीजल से चल रही हैं बसें उनको सभी को किस में बदला जाएगा, CNG और इलेक्ट्रिक बसों में। ठीक है, 3 प्रमुख संकल्प कौन कौन से हैं, तो 3 प्रमुख संकल्प हैं, प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना और 1 करोड़ रोजगार अवसरों का सृजन करना, महिला सशक्तिकरण पे ध्यान देना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख विभागों के लिए आवंटन। प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं, तो शिक्षा में जो है 68,216.52 करोड़, ग्रामीण विकास में 23,007
701.18 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग में 21,270.41 करोड़ और ऊर्जा विभाग में 18,737.06 करोड़, शहरी विकास में 15,237.00 और लोक निर्माण विभाग में 11,312.18 करोड़, पंचायत राज में 10,995.51 करोड़ और सामाजिक कल्याण में 8,470.06 करोड़, सड़क निर्माण में 7,404.79 करोड़ के लिए बजट रखा गया है। ठीक है, बजट की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसकी बजट की प्रमुख विशेषता है 7 देखेंगे। ठीक है, तो 7 निश्चय 3 यानी कि 2025 से 2030 योजना के अंतर्गत जो है बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में योजना के अंतर्गत जो है 7 निश्चय 3 योजना के अंतर्गत बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका फोकस प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने और 1 करोड़ रोजगार सृजन और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। ठीक है, 1.56 करोड़ से अधिक महिलाओं से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को पहले 10,000 की राशि दी जा चुकी है और तथा व्यवसाय विस्तार हेतु 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए बजट रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के 94 लाख गरीब परिवारों को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना है। कृषि, डेयरी और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में आय बढ़ाने हेतु 50,000 करोड़ के निजी निवेशों को भी आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितने परिवार को 94 लाख गरीब परिवार को सूक्ष्म उद्यमी बनाने की योजना रखी गई है, जिसमें कि कृषि, डेयरी और पशुपालन यानी कि भेड़ बकरी पालन, पशुपालन यानी भेड़ बकरी पालन, डेयरी उद्योग यानी कि जहाँ दूध से संबंधित जो उत्पाद बनते हैं, डेयरी उद्योग और कृषि यानी कि खेतों में जो फसल उपजाए जाते हैं उनसे संबंधित आय बढ़ाने हेतु 50,000 करोड़ के निजी निवेश को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों खोलने पर भी जोर दिया गया और जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिस्ट स्तर तक उन्नत किया जाएगा, जिससे कि बेहतर उपचार जिले में ही उपलब्ध हो सके। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि जो बिहार के जितने ज़िले हैं उसमें सब में क्या बहुत ही सुपर स्पेशलिटी स्तर तक उन्नत किया जाए, जिससे कि ज़िले में ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सके। ठीक है, और 5 नए एक्सप्रेसवे तथा ऊर्जा और संरचना के विस्तार से बुनियादी सुविधाएं सुदृढ़ होंगी। शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला अस्थायी आवासों का निर्माण भी किया जाएगा और बुजुर्गों के लिए घर बैठे जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई है। ठीक है, 2026-27 के बजट में ये सब योजनाएं बनाई गई है। ठीक है, बुजुर्गों के लिए क्या होगा? घर बैठे ही जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और 2004 और 5 में जो बजट 23,885 करोड़ था, अब वो बढ़कर कितना हो गया है? 3.47 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, जो उस टाइम कितना था 2004 से 5 में मात्र 23,885 करोड़, जो बढ़ के कितना हो गया है? 3.47 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, यह राज्य की बढ़ती आर्थिक क्षमता को दर्शाता है। ठीक है, कुल व्यय में 35.14% राजस्व व्यय और 64.86% पूंजीगत व्यय है, जिससे कि अवसंरचना पर अधिक बल स्पष्ट होता है। पुराने ऋणों के भुगतान हेतु 22,664.83 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ठीक है,
कुल कर राजस्व जो है 2,85,277.12 करोड़ अनुमानित है। ठीक है, राज्य को अपने करों से लगभग 65,800 करोड़ की प्राप्ति होगी, जिसमें जीएसटी का सबसे बड़ा योगदान होगा। बजट में 39,111.80 करोड़ लगभग 2.98% का राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है, जो कि निर्धारित सीमा के भीतर है। ठीक है, किसानों के लिए क्या क्या बजट बनाया गया, तो किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अतिरिक्त किसानों को राज्य सरकार की ओर से 3,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, सम्मान निधि योजना के माध्यम से किसानों को कुल 9,000 प्रति वर्ष की सहायता। ठीक है, कृषि रोड मैप 4 यानी कि 2023 से 28 का विस्तार क्या किया हुआ है कृषि में, तो ये देखेंगे। दलहन, तिलहन, मक्का, फल एवं सब्जियों के उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग यूनिट और एग्री स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रत्येक खेत तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया और बड़े और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को त्वरित क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, और बिहार कृषि उत्कृष्टता मिशन, बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन तथा AI सक्षम यंत्रीकृत कृषि मिशन का गठन किया जाएगा। ठीक है, और पशुधन के लिए बकरी वीर्य केंद्र और वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। पशुधन के लिए किस चीज़ की स्थापना की जाएगी, तो वीर्य केंद्र और वन हेल्थ प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। छात्र और युवा, कौशल विकास और युवा प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जाएगा। तकनीक और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार होगा। 10 जिलों में चिकित्सक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूल का भी निर्माण किया जाएगा। छात्र और युवा के लिए ये लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, क्या क्या लक्ष्य है, तो कौशल विकास और युवा प्रशिक्षण पर विशेष बल, तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार करना, 10 जिलों में चिकित्सक विश्वविद्यालयों की स्थापना करना और प्रत्येक पंचायत में मॉडल स्कूलों का निर्माण करना। और स्वास्थ्य के लिए क्या है, स्वास्थ्य के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है, तो स्वास्थ्य के लिए लक्ष्य जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी स्तर तक उन्नत करने की योजना है और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के दावे हैं। ठीक है, PM दावे किए गए हैं, दावे मतलब कि वादा किया गया। ठीक है, PMCH में प्रथम चरण में 1100 बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे, इसका भी लक्ष्य रखा गया है। और PMCH जो है सिटी में होता है, जो कि हमारे पटना में PMCH है। ठीक है, वहाँ पे प्रथम चरण में 1100 बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। और सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन पहल के अंतर्गत सभी प्रखंडों में हड्डी, नेत्र, कान और गला संबंधी जो सुविधाएं हैं, उपचार सुविधाएं क्या होगी, फ्री में उपलब्ध करवाई जाएंगी सभी प्रखंडों में। ठीक है, महिलाओं के लिए क्या क्या रखा गया है लक्ष्य, तो 1.256 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हुई है। कितनी महिलाएं जुड़ी हुई है स्वयं सहायता समूह से, तो 1.56 करोड़ से भी अधिक। ठीक है, 10,000 की प्रारंभिक सहायता पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 10,000 रुपये की जो प्रारंभिक सहायता क्या हुई है, पहले ही प्रदान की जा चुकी है। और व्यवसाय विस्तार हेतु 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता करने का वादा किया गया। और आजीविका मॉडल को रोजगार का मुख्य आधार बनाया गया है। आजीविका जो मॉडल है उसको क्या बनाया गया है, रोजगार का मुख्य आधार बनाया गया। अब हम लोग अवसंरचना के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार।
सभी सिंगल लेन सड़कों को डबल लेन सड़क में परिवर्तित किया जाएगा। और जो शहरी गरीब परिवार के लिए किफ़ायती आवास योजना, जो गरीब परिवार है उसके लिए क्या किया गया है, किफ़ायती आवास योजना। इनकी क्या हुआ चलो कम दर पे शहरों में पिंक टॉयलेट्स का निर्माण किया जाएगा और 5 लाख परिवारों के लिए शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। इसका भी लक्ष्य रखा गया। पटना मेट्रो का विस्तार अभी किया जा रहा है। ठीक है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025 से 26, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2025 से, इसमें क्या हुआ, क्या क्या लक्ष्य रखा गया। तो इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 का जो 20वां संस्करण 2 फरवरी 2026 को बिहार विधानसभा में बिहार के जो वित्त मंत्री जो थे श्री विजेंद्र प्रसाद यादव के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो बिहार का आर्थिक बजट प्रतिपर्वत है किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो ये कौन है, श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। और इसका जो मुख्य बिंदु क्या है फिर, तो इसका मुख्य बिंदु है तो सर्वेक्षण के अनुसार 2025-26 में वर्तमान कीमतों पर 13.1% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जबकि प्रति व्यक्ति का आय बढ़कर के 76,490 हो गई है। ठीक है। प्रति व्यक्ति की आय कितनी हो गई है, बढ़ करके 76,490 रुपये। ठीक है। पिछले वर्ष में बिहार की जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है यानी कि GSDP जो वृद्धि मजबूत रही है, जो कि वित्त वर्ष 2023 और 2022-23 में 17.9% तथा वर्ष 2023-24 में यह 14 कितना थे 9%। पिछले 3 वर्षों में बिहार की जो आर्थिक वृद्धि वर्तमान एवं स्थिर दोनों कीमतों पर राष्ट्रीय GDP में निरंतर अधिक रही है। इनके लगातार कितना अधिक हो रही है। ठीक है। जो स्थिर कीमतों पर वर्ष 2024 से 25 में बिहार ने 8.6% वृद्धि दर्ज की, जबकि भारत की वृद्धि 6.5% रही है। जबकि बिहार की वृद्धि कितना रही है, तो बिहार की वृद्धि जो है 8.6% रही है। ठीक है। हालांकि इस मजबूत प्रदर्शन के बावजूद प्रति व्यक्ति आय के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जो कि वार्षिक रूप से 70,000 रुपये से कुछ अधिक है। ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार यह वृद्धि समष्टि आर्थिक स्थिरता, क्षेत्रीय विविधीकरण, निवेश, अवसंरचना विकास तथा मानव पूंजी निर्माण के कारण संभव हुई है। ठीक है। राज्य सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, सिंचाई और कृषि जैसे क्षेत्रों में निरंतर उच्च व्यय प्राथमिकता दी है। साथ ही मध्यम उधारी और प्रभावी ऋण प्रबंधन के माध्यम से राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है। राज्य सरकार ने कुल परिव्यय में पूंजीगत व्यय का अनुपात वर्ष 2020-21 के 15.8% से बढ़ करके 2024 से 25 में 22.3% हो गया, जबकि जो राजस्व व्यय का हिस्सा 84.2% से घट करके 77.7% रह गया है। ठीक है। द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ, तो द्वितीय क्षेत्र का देख लेते हैं हम लोग। द्वितीय क्षेत्र ने 11.1% GSVA वृद्धि के साथ नेतृत्व किया। निर्माण और विनिर्माण के बढ़ते हिस्से से आर्थिक विविधीकरण का संकेत मिलता है। जो राजकोषीय प्रबंधन क्या है, तो कुल व्यय जो बढ़ करके 2.82 लाख करोड़ रुपया हो गया है। पूंजीगत व्यय का हिस्सा 22.3% तक पहुंचा और राजकोषीय घाटा 3% के लक्ष्य के नीचे रखना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। राजकोषीय घाटा क्या है, 3% के
लक्ष्य से भी नीचे रखना चुनौतीपूर्ण बन गया है। ठीक है, बढ़ता ऋण क्या है? बकाया ऋण जो है 3.74 लाख करोड़ तक पहुंच गया, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 37.7% से सार्वजनिक ऋण का हिस्सा बढ़ा है। ठीक है, जिला स्तरीय विषमता यानी कि पटना में जो है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वार्षिक सर्वाधिक 1.31 लाख है, जबकि शिवहर में यह सबसे कम 24,332। ठीक है, परिवहन एवं ऊर्जा क्षेत्र में क्या वृद्धि हुई है? तो वर्ष 2024 में परिवहन मोटर वाहनों के उच्चतम पंजीकरण के आधार पर बिहार प्रमुख राज्यों में 5वें स्थान पे है। ठीक है, जबकि गैर परिवहन मोटर वाहनों के मामले में 7वें स्थान पे है। कुल 13.95 लाख मोटर वाहन बिहार में पंजीकृत हुए हैं। कितना? तो 13.95 लाख मोटर वाहन। जो कि वर्ष 2024 में देश के कुल पंजीकृत मोटर वाहनों का 5.3% है। बिहार में जो है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत वर्ष 2011-12 की 134 किलोवाट घंटा से बढ़कर के कितना हो गई है? 2024-25 में 374 किलोवाट घंटा हो गई, जो पहुंच और मांग के विस्तार को दर्शाती है। ठीक है, घरेलू उपभोक्ता कुल विद्युत मांग का लगभग 47.78% है हिस्सा होंगे। इसके बाद औद्योगिक एवं वाणिज्यिक जैसे गैर घरेलू उपभोक्ता 35.43%, जबकि कृषि क्षेत्र 16.79% खपत करेगा। ठीक है, आगे की चुनौती क्या है? तो अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए बिहार को लगभग 16.4% वृद्धि की आवश्यकता होगी, जो कि सीमित राजस्व संसाधनों के कारण एक कठिन लक्ष्य है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं जो जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2026-27 से जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ करेगी, जिसके अंतर्गत किसानों को 3,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान किए जाएंगे। और इसका मुख्य बिंदु है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपये के अतिरिक्त किसानों को अब 9,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्राप्त होगी। इस योजना की घोषणा राज्य के वित्त मंत्री जो हैं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने 3 फरवरी 2026 को वर्ष 2026-27 के बजट भाषण के दौरान की है। ठीक है, और कृषि बजट क्या है? कृषि विभाग को वर्ष 2026-27 के बजट में कुल 3,446 करोड़ का आवंटन किया है। कुल आवंटन में से 2,525.43 करोड़ योगदान मध्य विकास कार्य के लिए तथा कुल आवंटन में से 2,525.43 करोड़ योजना मध्य विकास के लिए तथा 921 करोड़ स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय जैसे वेतन आदि के लिए प्रावधानित किए गए हैं। कृषि से संबंधित प्रमुख मिशन क्या है? कृषि से संबंधित प्रमुख मिशन राज्य सरकार बिहार कृषि त्वरक मिशन यानी कि बिहार एग्रीकल्चर एक्सलरेशन मिशन पाम तथा बिहार कृषि अवसंरचना मिशन BAM पर कार्य कर रही है। ठीक है, इन मिशनों का उद्देश्य क्या है? कृषि से संबंधित जो प्रमुख मिशन है इनका उद्देश्य क्या है? तो कृषि बाजार और संरचना में सुधार करना, खाद्य उत्पादकों में वृद्धि तथा GI टैग उत्पादों के लिए उपयुक्त विपणन मंच उपलब्ध कराना है। इसका उत्पादन का लक्ष्य क्या है? 2025 से 30 7 निश्चय 3 के अंतर्गत ये भी आता है। ठीक है, जो दलहन उत्पादन को बढ़ाकर 11.27
11.27 लाख मीट्रिक टन, तिलहन उत्पादन को 4.81 लाख मीट्रिक टन तथा मक्का उत्पादन को 133 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब हम लोग देखेंगे पटना नगर निगम, पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, पटना नगर निगम PMC यानी कि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शहरी अवसंरचना तथा नागरिक सुविधाओं के वित्त पोषण हेतु नगर पालिका बॉन्ड जारी कर 200 करोड़ रुपए की जुटाने की योजना बना रहा है। और इसका मुख्य बिंदु क्या है? पटना नगर निगम का बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया अप्रैल 2026 से प्रारंभ होगी और बॉन्ड को अगस्त 2026 तक NSE और BSE पर सूचीबद्ध करने का लक्ष्य रखा गया है। बेंगलुरु भारत का पहला शहर था जिसने कि नगर पालिका बॉन्ड जारी किए थे, जो कि अब पटना के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, हमारा अब 7वां पॉइंट क्या है कि डॉक्टर विकास शंकर, उनके बारे में अब हम लोग जानेंगे। पटना के जो डॉक्टर विकास शंकर को डर्माकॉन 2026 में 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, उन्हें इस आयोजन में IADVL राष्ट्रीय डर्मा सेवा पुरस्कार, IADVL नेशनल डर्मा सेवा अवार्ड तथा IADVL राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रशंसा पुरस्कार यानी कि नेशनल प्रेसिडेंट्स अप्रिसिएशन अवार्ड्स प्रदान किए गए हैं। किनको? इनको दिया गया है ये डॉक्टर विकास शंकर। ठीक है, IADVL का पूर्ण रूप जो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरियोलॉजिस्ट एवं लेप्रोलॉजिस्ट, इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड लेप्रोलॉजिस्ट है। ठीक है, डॉक्टर विकास शंकर के बारे में जानेंगे। ठीक है, डॉक्टर विकास शंकर जो है पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल PMCH के त्वचा रोग डर्मेटोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर हैं। कौन है ये? तो पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है उसी के डर्मेटोलॉजिस्ट विभाग में एक सहायक प्रोफेसर हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वे IADVL के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्यरत हैं तथा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर त्वचा रोग सेवाओं, पेशेवरों एवं नेतृत्व और संगठनात्मक कार्यों में उनके योगदान के लिए मान्यता भी प्रदान की गई है। ठीक है, जो डर्मा 2026 है इसके बारे में देखिए, जो कि यह देश के लिए सबसे प्रतिष्ठित चिकित्सक सम्मेलनों में से एक है, जिसका आयोजन 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के दौरान बेंगलुरु में किया गया था। कहाँ किया गया था? डर्माकॉन 2026 का आयोजन, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था 29 जनवरी से 1 फरवरी 2026 के बीच। ठीक है, यह जो एक इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एवं लेप्रोलॉजिस्ट का 54वां राष्ट्रीय सम्मेलन था। कौन सा सम्मेलन था ये? डर्माकॉन 2026 तो 54वां राष्ट्रीय सम्मेलन था। ठीक है, 54 सम्मेलन का जो आयोजन त्वचा विज्ञान का सशक्तिकरण, प्रभाव, नवाचार एवं समावेशन विषय के अंतर्गत किया गया, जिसमें भारत तथा विदेशों से डर्मेटोलॉजी के विशेषज्ञों ने भाग लिया था। इसमें कौन कौन भाग लिया था? भारत तथा विदेशों के डर्मेटोलॉजिस्ट जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भाग लिया था। और मेरा 8वां पॉइंट क्या है? बिहार में विजिलेंस पुलिस स्टेशन। तो राज्य में भ्रष्टाचार के जुड़े मामलों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जिलों में नए सतर्कता थाने, विजिलेंस पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे। ठीक है, अब तक इन क्षेत्रों के मामलों की जांच अन्य जिलों में स्थित सतर्कता स्थानों पर निर्भर थी, जिसमें जांच प्रक्रिया लंबी हो जाती थी। ठीक है, सतर्कता थानों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। इसके बारे में क्या क्या कहा गया सतर्कता थानों के बारे में? तो इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच में तेजी लाना और दोषियों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना। इसका महत्व क्या है, तो इससे राज्य में सुशासन और मजबूत करने की उम्मीद है। ठीक है, इसका महत्व क्या है, जो हमारा राज्य है बिहार, उसमें सुशासन को और मजबूत करने की उम्मीद है। ठीक है, बिहार का जो जल पक्षी सर्वेक्षण, हमारा 9वां पॉइंट क्या है, बिहार वाटर बर्ड सर्वे। इसमें जो एशियाई जल पक्षी गणना के अंतर्गत पक्षी सर्वेक्षण 8 फरवरी 2026 को बिहार के कोसी क्षेत्र में संपन्न हुआ। यह कहाँ संपन्न हुआ था, एशियाई जल पक्षी गणना के अंतर्गत पक्षी सर्वेक्षण 8 फरवरी 2026 को बिहार के कोसी क्षेत्र में संपन्न हुआ था। ठीक है, जो बिहार जल पक्षी सर्वेक्षण है, इसका भी कुछ विवरण यहाँ पे दिया गया है, इसके बारे में जानेंगे। तो यह सर्वेक्षण जो है वर्ष 2022 से बिहार सरकार के द्वारा नियमित रूप से आयोजित किया जाता रहा है। ठीक है, इसमें जो है गैडवाल देसी जैसी दुर्लभ प्रजातियाँ भी देखी गई है, जो कि उत्तर यूरोपीय, एशिया और उत्तरी अमेरिका में प्रजनन करती है और सर्दियों में भारतीय उपमहाद्वीप जैसे गर्म क्षेत्रों में प्रवास करती है। नॉर्दर्न पीटल जैसी प्रजातियां भी दर्ज की गई है, जो कि यूरोप, साइबेरिया और उत्तरी एशिया से अक्टूबर तक आकर के मार्च तथा आर्कटिक सर्दी से बचने के लिए यहाँ रहती है। अन्य दुर्लभ प्रवासी प्रजातियों ने शावर, व्हाइट आइड पुशार्ड, गार्गनी, यूरेशियन विजन आदि शामिल है। कोसी क्षेत्र में कुल 92 प्रजातियों के 4,982 पक्षी दर्ज किए गए हैं। कोसी क्षेत्र में कुल कितने प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं, 92 प्रजातियों के 4,982 पक्षी दर्ज किए गए। कोसी जो क्षेत्र है, इसमें नई प्रवासी प्रजातियाँ क्या है, तो बाइकॉल टील, जो कि साइबेरिया और रूस में प्रजनन करने वाली दुर्लभ प्रवासी बतख है, और फुलवंश विस्टलिंग टील्स। ठीक है, ये दो हैं नई प्रवासी प्रजातियाँ, बाइकॉल टील और फुलवस विस्टलिंग टील्स। ये थोड़ा सा वर्ड क्रिटिकल, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम रहा है, तो इसको आप लोग इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो कि इंग्लिश में पढ़ना इजी होता है और समझ भी पाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बिहार के जो मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, बिहार कैबिनेट डिसीजन। मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बिहार मंत्रिमंडल ने 6 फरवरी 2026 को 17 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। कौन कौन से 17 प्रस्ताव थे, तो इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, जो 17 प्रस्ताव में भी जो प्रमुख प्रस्ताव हैं, इसके बारे में बताया गया है। तो कौन कौन से हैं, बैठक में स्वीकृत प्रमुख प्रस्ताव, प्रवासी श्रमिकों के निधन पर उनके परिवारों को अब 2 लाख रुपए के स्थान पर 4 लाख की सहायता राशि दी जाएगी। यौन अपराधों के पीड़ितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए पोस्को मामले की शीघ्र सुनवाई हेतु नए न्यायिक पदों की सृजन की मंजूरी दी गई। ठीक है, राज्य स्तर पर क्रियान्वयन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कानूनी शब्दावली से संबंधित संशोधन की भी स्वीकृति दी गई है। ठीक है, राज्य स्तर पर जो क्रियान्वयन के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो कानूनी शब्दावली से संबंधित संशोधनों को स्वीकृति दी गई। 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों, सरकारी और निजी दोनों के लिए नए पंजीकरण नियम लागू किए गए। और सुपौल जिले में वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन हाइड्रोलॉजी को राज्य निधि से पूरा करने का भी निर्णय लिया गया, जिसके लिए प्रारंभिक रूप से 32 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। ठीक है, अब हम लोग डिजिटल फसल सर्वेक्षण, डिजिटल क्रॉप सर्वे के बारे में जानेंगे।
इसमें क्या हुआ, बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की शुरुआत की है। इसका सर्वेक्षण के बारे में उद्देश्य क्या है, तो कृषि भूमि और फसल पैटर्न का एक वैज्ञानिक एवं सत्यापित डेटाबेस तैयार करना और पारिवारिक तरीकों से एकत्रित किए गए असंगत और परस्पर विरोधी आंकड़ों को प्रतिस्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी, बीमा और अन्य कृषि लाभ पात्र किसानों तक अधिक सटीकता से पहुंच सके। सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या है, तो सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है, डिजिटल फसल सर्वेक्षण DCS के अंतर्गत खेतों को जियो टैग किया जा रहा है तथा फसलों की तस्वीरों एक केंद्रीकृत प्रणाली में अपलोड की जा रही है। इससे अधिकारियों को फसल क्षेत्र का सटीक आकलन, उत्पादन का पूर्वानुमान तथा क्षेत्र विशिष्ट रणनीतियाँ जैसे विपणन और खरीद योजनाएं तैयार करने में सहायता मिलेगी। सर्वेक्षण का महत्व क्या है, तो इसके सर्वेक्षण का महत्व है कि यह भविष्य की जो कृषि योजना की आधारशिला है और विश्वसनीय प्लॉट स्तरीय आंकड़ों के माध्यम से नीति निर्माता फसल योजना तैयार करने और जलवायु जोखिमों का सम्मान करने तथा आवश्यकता वाले किसानों तक सहायता पहुंचाने में अधिक सक्षम होंगे। ठीक है, हमारे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर। तो इसमें बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को भारतीय पेटेंट कार्यालय से अपने डायनेमिक GI फ्लेवर प्रोफाइलिंग ट्रेसबिलिटी डिवाइस के लिए डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। डिवाइस के बारे में क्या है, तो यह जो है फ्लेवर प्रोफाइलिंग मानकीकृत गुणवत्ता प्रशिक्षण तथा भौगोलिक संकेतक GI आधारित कृषि मूल्य श्रृंखलाओं में ट्रेसबिलिटी के समर्थन देने के लिए विकसित किया गया है। यह तकनीकी प्रामाणिकता, प्रमाणन और क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों की बजाय विश्वसनीयता से जुड़ी दीर्घकालिक चुनौतियों के समाधान में सहायक होगी। इसे भौगोलिक संकेतक GI संरक्षण को आधुनिक ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता प्रमाणन प्रणालियों के साथ एकीकृत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा माना जा रहा है। ठीक है, जो बिहार की आर्द्र भूमियाँ क्या, वेटलैंड्स इन बिहार। दस फरवरी 2026 को बिहार राज्य सरकार के द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य प्राधिकरणों ने 2.25 हेक्टेयर से बड़े 4,526 आर्द्र भूमियों की पहचान की है, जिसमें 316 का भू-स्तरीय सत्यापन, इनकी ग्राउंड वेरिफिकेशन पूरा कर लिया गया है। ठीक है, आर्द्र भूमियों का महत्व क्या है, तो आर्द्र भूमियों को प्रायः पृथ्वी के गुर्दे यानी किडनी ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये जल से प्रदूषकों को छानने, बाढ़ को नियंत्रित करने तथा स्थानीय जलवायु को स्थिर रखने में सहायक होती है, जिससे कि पर्यावरणीय सततता सुनिश्चित होती है। ठीक है, बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में ये पहाड़ी तंत्र केवल पारिस्थितिकी ही नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में जो आर्द्र भूमियाँ हैं, राज्य की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। बिहार में जो आर्द्र भूमियाँ हैं, राज्य की किससे जुड़ी हुई है, सामाजिक एवं आर्थिक संरचना से गहराई से जुड़ी हुई है। जो कि लाखों लोग मत्स्य पालन के लिए इन जल निकायों पर निर्भर हैं। मखाना, जूट तथा सिंघाड़ा जैसी फसलें आर्द्र भूमि पारितंत्र में ही उगाई जाती है, जो कि ग्रामीण आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समर्थन देती है। ठीक है, आर्द्र भूमियाँ जो है महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट भी है। क्या है, आर्द्र भूमियाँ एक महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जहाँ की भारत एवं विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षी के लिए मौसमी आवास उपलब्ध होता है। ये क्या करता है, आर्द्र भूमि जो विदेशों और भारत से जो आने वाले प्रवासी पक्षी होते हैं उनको मौसमी आवास उपलब्ध कराते हैं। बिहार के जो रामसर स्थल हैं, रामसर साइट्स कुल 6 हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है हमारा कवर झील बेगूसराय में जो है, और नागी पक्षी विहार जो कि जमुई में है, और नकटी पक्षी विहार जो कि जमुई में। ठीक है, गोगाबिल जलाशय ये कटिहार में है, गोकुल जलाशय
ये बक्सर में है। और उदयपुर झील पश्चिम चंपारण, यह कहाँ है? यह उदयपुर झील पश्चिमी चंपारण में। तो आप लोग को समझ में आया बिहार के जो रामसर स्थल है कुल 6 जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कौन कौन से है? कांवर झील, नागी पक्षी विहार, नौकटी पक्षी विहार, गोगाबिल जलाशय और गोकुल जलाशय, उदयपुर झील। ठीक है। अब हम लोग बिहार सरकार के द्वारा जो डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई थी इसके बारे में जानेंगे। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 213 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोलने की एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की है। और इसका मुख्य बिंदु क्या क्या है? तो इस पॉइंट का जो मुख्य बिंदु है बिहार सरकार के द्वारा डिग्री कॉलेज की स्थापना का, राज्य में कुल 534 प्रखंड है जिसमें केवल 321 में ही डिग्री कॉलेज उपलब्ध है। यह जो पहल उन्नत शिक्षा उज्ज्वल भविष्य प्रस्ताव के अंतर्गत 7 निश्चय 2025 से 30 कार्यक्रम का हिस्सा है। और नए कॉलेजों के में शिक्षण जुलाई 2026 से प्रारंभ होने की योजना है। ठीक है। इसके अंतर्गत सरकार 55 प्रतिष्ठित पुराने शैक्षणिक संस्थानों को अनुभवी शिक्षकों और पूर्व छात्रों के परामर्श से नियोजित नवीनीकरण एवं विकास के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्रों को उन्नत करेगी। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इस पहल का उद्देश्य मतलब उच्च और रोजगार मुखी शिक्षा तक पहुंच में सुधार करना, विशेषकर बालिकाओं के लिए अवसर बढ़ाना तथा राज्य के जो समग्र विकास में योगदान देना है। और सरकार ने जो वर्ष 2026-27 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी राशि भी आवंटित की है। उच्च शिक्षा विभाग के लिए कुल व्यय जो है, व्यय का अनुमान कितना है? तो 68,216 करोड़ रुपया, जो कुल बजट का अनुमान का 19.63% है। ठीक है। मेगा AI उत्कृष्टता केंद्र क्या है? मेगा AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिहार बिहटा स्थित IIT पटना परिसर में 60 करोड़ रुपए की लागत में एक मेगा AI उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है मेगा AI उत्कृष्टता केंद्र का? तो इसका मुख्य बिंदु है कि परियोजना के लिए लगभग 11 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें कि वित्त पोषण से भारत सरकार की 24 करोड़, बिहार सरकार 24 करोड़, भारत सरकार भी 24 करोड़ और बिहार सरकार भी 24 करोड़ और औद्योगिक साझेदारों 12 करोड़ रुपए से प्रस्तावित है। AI अनुसंधान और स्टार्टअप इंक्यूबेशन में अपनी मजबूती के कारण IIT पटना को शैक्षणिक भागीदारी के रूप में अनुशंसित किया गया है, जबकि टाइगर एनालिटिक्स को औद्योगिक भागीदारी के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? तो यह केंद्र जो उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और संरचना, उन्नत AI उपकरण और कुशल मानव संसाधन विकसित करेगा, जिससे कि बिहार में AI अनुसंधान, प्रशिक्षण और शासन संबंधी अनुप्रयोगों को सुदृढ़ किया जा सके। ठीक है। यह पहल जो है बाढ़ पूर्वानुमान, फसल रोग पहचान, दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं और डेटा आधारित शासन जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखते हैं। बिहार जो 16 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित AI इम्पैक्ट समिति में अपनी AI पहलों का प्रदर्शन भी करेगा, जो ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में उसके कदम को रेखांकित करेगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो डिस्कशन यहीं तक था। तो हमारा वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।